सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस कालांश में आप सभी का अभिनंदन। आज की कक्षा में मैं तुमको कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 2 पढ़ाऊंगी। इसके लेखक है कामतानाथ। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 ध्वनि कविता का अध्ययन किया था। वह पद्य की रचना थी और आज जो कहानी पढ़ेंगे वह गद्य की रचना है। आज की कहानी का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। लाख एक प्रकार का पदार्थ है जो अनेक प्रकार के वृक्षों जैसे पीपल, बेर, पलास आदि की टहनियों पर कई प्रकार के कीड़ों से बनता है। इस कहानी के जो लेखक है उनका जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ था। वह एक सादगी भरे असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। इस कहानी में लेखक ने उन लोगों की व्यथा को दर्शाया है जो मशीनी युग के कारण समाज में बेरोजगार हो गए हैं। ये कहानी लेखक के बाल्यकाल से जुड़ी एक घटना से संबंधित है। लेखक स्वयं इस कहानी के पात्र है। कहानी पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। चाव, चाह, रुचि या तीव्र इच्छा, कोई सा भी अर्थ लिख सकते हैं। सलाख, सलाई या धातु की छड़। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने या पीटने के काम आती है। पैतृक, पूर्वजों से प्राप्त या पिता से प्राप्त पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय होता है पैसों से नहीं खरीदकर वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, वो वस्तु विनिमय कहलाता है। कसर, कोई कमी नहीं रखना या घाटा पूरा करना। नाजुक, कोमल। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज या घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना ही मरहम पट्टी कहलाता है। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना, मुंह के सामने देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा सा पात्र जिसको ढकोला भी बोलते हैं। फवना, सजना या शोभा देना। तो आइए पढ़ते हैं कहानी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये मुझे शब्द लेखक के लिए आया है क्योंकि वे मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू जो है वो लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, इसलिए लेखक को बदलू बहुत अच्छा लगता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं यहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। मन मोहने का अर्थ होता है आकर्षित करना। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहने चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू काका। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन यानी आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। क्या काम था उसका? लाख की चूड़ियाँ बनाना। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। आग की जो भट्टी होती है जिसमें लाख पिघलाई जाती है वो जलती रहती थी उसके बगल में, जिसे वे लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान, सलाख यानी सलाई के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था, यानी चूड़ी बनाता था उस लाख से। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा यानी बेलन के आकृति जैसी मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। मुंगेरिया होता है वह गोल लकड़ी जो ठोकने या पीटने के काम आती है। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। पूरे हाथ की चूड़ी तैयार हो जाती थी, उन पर वे कलर करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था। मच्छिया होता है बैठने की चौकोर खाट जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का होता है तंबाकू पीने का
जो उपकरण होता है उसे हुक्का बोलते हैं, जिसे वे बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। लेखक कह रहा है कि गांव में मेरा अधिकतर समय बदलू के पास व्यतीत होता था। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया छोटी बैठने की जो खाट होती है वो मंगा देता था। मैं घंटों तक बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ, 4-6 जोड़े मतलब 4-6 दर्जन चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वे बेलन नहीं होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक का मतलब होता है जो शुरू से चला आ रहा, अपने परिवार से मिला हुआ जो धंधा है वो चूड़ी बनाना ही था। तो वो चूड़ियाँ बनाता था और वास्तव में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब मांग। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, क्योंकि वस्तु विनिमय एक शब्द आया है शब्दार्थों में, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, यानी वस्तु देकर वस्तु ही लेना। यानी जो चूड़ी खरीदने आते थे उससे लोग बाग वो पैसों से नहीं खरीदते थे। जैसे अपन जाते कोई सामान खरीदने तो पैसे देकर आते थे, तो वो पैसे नहीं लेकर अनाज लेता था उसके बदले उनसे। तो लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने यहाँ लेखक के लिए आया है, मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते या लड़ाई करते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद कर लेता था, क्योंकि उस टाइम ही उसका सीजन होता था चूड़ियाँ बेचने का। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए या व्यवहार से फ्री में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के यानी सीजन के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। सारी कसर निकालना एक मुहावरा है, यानी कमी पूरी करना। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। उसे याद है मेरी मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी यानी थोड़ी सी किसी बात पर बिगड़ गया, यानी थोड़ी सी किसी बात पर अनबन हो गई और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। ये भी एक प्रकार का मुहावरा है, लोहे लग जाना, यानी बहुत कठिन परिश्रम करा। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता। यहाँ किसकी घरवाली की बात हो रही है? बदलू की घरवाली की बात हो रही है। ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। रुपए तो अलग अलग से थे, वैसे वो अनाज के बदले देता था चूड़ियों को तो, लेकिन कुछ लोग बाग रुपए भी दे जाते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वे थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ता था, बहुत परेशान हो जाता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक कह रहा है कि मुझसे तो वो बहुत लंबी बातें करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता, क्योंकि लेखक तो बचपन में रहता था गांव में, अब वो शहर में रहता है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। लेखक कहता है कि मैं बदलू काका को बताता था कि शहरों में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वे यही उत्तर देते थे कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का यानी अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है न, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। अर्थात लेखक को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी और जो भी पहनता था उन्हें देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। लेखक कह रहा है कि कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर करता, मतलब मान सम्मान करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता।
कौन सी गोलियाँ अभी बताई थी मैंने तुम्हें, रंग बिरंगी गोलियाँ लाख की। मैं बहुधा यानी अधिकतर या अक्सर हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला आता और एक आध महीने यानी 1 या 2 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि यानी एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही, क्योंकि ऐसी रुचियाँ बचपन में होती है और लेखक पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी परिवार की। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में, विरले ही यानी बहुत कम हाथों में या कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। लेखक सोच रहा है कि अब लाख की चूड़ियां बिल्कुल बंद सी हो गई है। आजकल मशीनी युग के कारण कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया है। तब एक दिन सहसा अर्थ होता है अचानक, मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक कह रहा है कि मैंने उनसे जाकर नमस्ते बोला। नमस्ते भैया, बदलू काका बोले। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। उसने मतलब बदलू काका ने लेखक को नहीं पहचाना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और देर तक मेरी ओर निहारते रहे। निहारना मतलब देखना। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। लेखक का नाम क्या था? जनार्दन। तो उसके पास से वो गोलियां बनाकर ले जाता था। किसकी गोलियां? लाख की, रंग बिरंगी गोलियां। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर यानी अपने दिमाग पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी पिछली बातों को याद कर रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लाला बैठो। याद आ गया था बदलू को अब बहुत दिन बाद गाँव आए। बदलू लेखक से बोला कि आओ आओ, बहुत दिन हो गए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठे हुए उत्तर दिया। ये जो चारपाई शब्द आया है उसमें द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है। तो 4 पैर अर्थात 4 पैरों का समूह, इसमें द्विगु समास होगा। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न भट्टी। मचिया मतलब जिस मचिया पर बैठकर वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और भट्टी उस लाख की चूड़ियों को पिघलाने के काम आती थी। आजकल काम नहीं करते क्या काका? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा उनसे कि आजकल काम नहीं करते हो? नहीं लला, काम तो कई साल पहले से ही बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। यानी आजकल मशीनी युग के कारण कांच की चूड़ियों का प्रचलन है, मेरी लाख की हुई चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता है। ऐसे अपनी दुखी मन से बदलू ऐसे बोला। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया। यहाँ गांव-गांव जो शब्द है इसमें अव्ययीभाव समास है, क्योंकि अव्ययीभाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ भिन्न नहीं होता, यानी अर्थ एक ही रहता है लेकिन शब्द की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। वह कुछ देर चुप रहा। कौन? बदलू। फिर बोला, मशीन युग है ना ये लला, आजकल सब मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ऐसा बदलू ने दुखी मन से बोला। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। लेखक ने कहा है कि कांच बड़ा खतरनाक होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है।
यानी मजबूती, जो लाख में मजबूती होती है वो कांच में नहीं होती। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा, क्योंकि उनको दमे की शिकायत थी। दम एक बीमारी होती है जिसमें लंबी खांसी चलती रहती है। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक बोला कि ऐसा लगा उनको देखकर कि उनको दमे की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ, अवस्था यानी उम्र, उम्र के साथ साथ, इसमें भी अव्ययीभाव समास है जो साथ साथ शब्द है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। ढल चुका यानी बुजुर्ग हो गए थे, मतलब वो। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, यानी वृद्धावस्था के कारण शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था और कमज़ोर होने के कारण उनके माथे और हाथों पर नसें दिख रही थी बिल्कुल। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। भांप लेने का मतलब होता है सामने वाले की बात अपने आप समझ जाना। फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब होता है किसी मौसम विशेष में होने वाली जो खांसी है उसको फसली खांसी बोलते हैं। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। लेखक कह रहा है कि मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। व्यथा यानी पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काटने का मतलब होता है बेरोजगार कर देना। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर बाद मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, यानी बदलू की बेटी का नाम रज्जो था। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी मेरे मुख के सामने होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं मैंने। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका। यहाँ गाय जो शब्द है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक यानी गाय अनेक प्रकार की होती है और गाय शब्द से यहाँ सभी जातियों का बोध हो रहा है। गाय तो अच्छी है न काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? अर्थात मेरा काम धंधा बंद हो गया है अब, तो हमको खाने के लिए ही बहुत परेशानी हो रही है, तो गाय को कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया, डलिया का अर्थ होता है बांस से बनी एक छोटी टोकरी, तो वो अंदर से एक डलिया में ढेर से आम भरकर लेके आई, क्योंकि उसके आम का पेड़ था। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी मैं जब तुम्हारे बराबर था तो इसके 4 गुना आम एक बखत में, बखत यानी ये तद्भव शब्द है, इसका होगा वक्त या समय, तो मैं एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, बेटी लाला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी शब्द में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में किसी व्यक्ति के रंग, दोष, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, तो यहाँ आमों के रंग का बोध हो रहा है। देखो लला कैसे है, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली होता है दोनों हाथों की जो स्थिति बनाते हैं हम, दोनों हथेलियों को मिलाकर वो होता है अंजुली, तो अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाखी की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब रही यानी सुंदर थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। किसका जोड़ा? चूड़ियों का, क्योंकि मेरी मजदूरी के पैसे भी मुझे उससे नहीं मिल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। तो ये हुआ हमारा दूसरा पार्ट। इसके प्रश्नोत्तर मैं अगली कक्षा में करवाऊंगी। जय हिंद।